सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। अपन सामान्य विज्ञान 1008 प्रश्नों का महायज्ञ प्रारंभ कर रखे हैं और इस महायज्ञ में आज चौथा एपिसोड आपके लिए आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप हर एपिसोड को पूर्ण रूप से देख रहे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन सब को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हर एपिसोड को आप अच्छे से पढ़ें, समझें, हर प्रश्न की शैली, उसका भाव, मेरा समझाने का तरीका, ताकि आपको परीक्षा में सभी प्रश्न हूबहू मिले और आपको अच्छा फायदा हो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। वेलकम आप सभी का। आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं, राइटर एंड लेक्चर जीएल खटाणा। इस स्वागत वेला को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपन एपिसोड नंबर 4 शुरुआत कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76। जो विद्यार्थी पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं वे सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट 76 से क्यों। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 एपिसोड यूट्यूब चैनल गुरु गिरधर सर पर अपलोड पहले कर दिए गए हैं। आप उनको पहले देखें और फिर 76 से स्टार्ट करें, और जो कंटिन्यू लगातार बने हुए हैं साथ, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। प्यारे विद्यार्थियों, इस धावन सोडा को धोबी का सोडा भी कहते हैं। धोबी का सोडा, धोबी का सोडा का मतलब है धोने का काम, कपड़े धोने का काम पहले धोबी किया करते थे, आज भी करते हैं। तो धोबी जिस साबुन से कपड़ों की सफाई करता है, उस साबुन का रासायनिक नाम क्या है। उस साबुन के अंदर जो सोडा डाला जाता है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड है हाइड्रोक्साइड, और थर्ड है सोडियम कार्बोनेट, और फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में कई विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र तो है NaCO3। ये तो प्यारे विद्यार्थी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो है मीठा सोडा। ये कौन सा सोडा है? मीठा सोडा। लेकिन अपने को पूछ रहा है कि सोडियम, जो कपड़े धोने का सोडा है, उसका सूत्र अपने पास में होता है Na2CO3 और 10H2O। ये ए है भाई, यानी कि जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इस वजह से इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। और इसका सूत्र याद रखना Na2CO3 10H2। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें अपने पास में जल अणुओं की संख्या कितनी होती है, 10H2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भारी जल का आविष्कारक है। भारी जल का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी अपने पास में D2O। देखो, जल कई प्रकार के होते हैं। सादा जल, पेयजल जो अपन पीते हैं, उसका सूत्र तो H2O होता है। उसके अलावा आसूत जल होता है। आसूत जल भी H2O ही फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आयन रहित होता है। थर्ड जल होता है भारी जल, जिसका फॉर्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक होता है गुरुजल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है D2O, उसमें O2 और मिला दिया जाता है तो वो गुरुजल होता है। तो इस प्रकार से पानी 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पूछ रहा है भारी जल का आविष्कारक है, तो भारी जल का आविष्कारक आवोगाद्रो नहीं है, ओटो हॉन नहीं है, एडवर्ड टेलर नहीं है। तो भारी जल का आविष्कारक है यूरे व वॉसबर्न। यूरे व वॉसबर्न नाम के साइंटिस्टों ने भारी जल यानी कि D2O का निर्माण सर्वप्रथम किया था। आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र
गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? प्यारे विद्यार्थियों, जो गोबर गैस संयंत्र प्लांटेशन होते हैं, तो ये प्लांटेशन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने लगाया, और उस साइंटिस्ट ने ये प्लांटेशन लगाने के बाद पूरी दुनिया को एक तरह से आविष्कार करके सौंप दिया। तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीवी देसाई, सीवी पास्कल, रॉबर्ट विलियम और गीगर। तो इसका राइट आंसर है सीवी देसाई, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो अपने पास रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा कण, बीटा कण, गामा, उपरोक्त सभी। तो याद रखना, रेडियोधर्मी पदार्थ अपने पास में अल्फा कण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा कण भी उत्सर्जित करते हैं और गामा कण भी उत्सर्जित करते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है 4th। आगे बढ़ते हैं। एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता? एक्वारेजिया को अपन शाही जल भी बोलते हैं, शाही जल, रॉयल वाटर। यह एक्वारेजिया कठोर धातुओं को पिघलाने में काम में लिया जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। जो कठोर धातुएं होती हैं उन कठोर धातुओं को एक्वारेजिया या इस शाही जल के अंदर डाल दिया जाता है तो वो पिघल जाती है। और इस एक्वारेजिया या शाही जल का उपयोग आभूषण या जो गहने होते हैं उनकी सफाई और चमक लाने के लिए भी सोनार करता है। अपना प्रश्न है, एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो एक्वारेजिया में HCl तो पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। तो एक्वारेजिया में HCl भी होता है और नाइट्रिक भी होता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है? सल्फ्यूरिक नहीं पाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि उत्तर ऊपर है, तो फिर कोई नहीं वाले ऑप्शन का मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छे से समझ लो, एक्वारेजिया में 2 अम्ल होते हैं, एक तो HCl होता है और एक नाइट्रिक होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। तांबे की मिश्र धातु है, जो तांबा होता है कॉपर, उस कॉपर की मिश्र धातु 4 ऑप्शन के अनुसार कौन सी है? ड्यूरालुमीन नहीं, मैग्नीशियम नहीं, इस्पात नहीं, पीतल। पीतल पीतल का याद रखने का ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों, पिताजी, जो मैं थ्योरेटिकल क्लासों के अंदर बताता हूँ। तो यहाँ पी से मतलब होता है पीतल, पी से क्या मतलब होता है? पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी कि तांबा और जिंक इनके मिलने से क्या बनता है? पीतल बनता है। और प्रश्न क्या कर रहा है? तांबे की मिश्र धातु। तो तांबे की मिश्र धातु अपने पास में क्या है? पीतल। पीतल में तांबा होता है 70% और जिंक होता है 30%। पीतल को मिश्र धातुओं को याद करने का ट्रिक है पिताजी। पी यानी पीतल, ता यानी तांबा और जी यानी जिंक। पीतल में 70% तांबा और 30% जिंक होता है। तो तांबे की मिश्र धातु राइट आंसर हो गया पीतल। आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। देखो, जर्मन सिल्वर कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों झूठी चांदी को। मार्केट में झूठी चांदी या नकली चांदी, और इसको राजस्थानी भाषा में गिल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो झूठी चांदी मार्केट में प्रचलित रहती है, इस झूठी चांदी में चांदी जैसी चमक के लिए कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो इसको याद रखने का ट्रिक है जर्मन सिल्वर को, जर्मन नेताजी। क्या है इसको याद रखने का ट्रिक? जर्मन नेताजी, जर्मन नेताजी, ने नेताजी, नेताजी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जर्मन यानी तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ने का मतलब होता है निकल,
ता का मतलब होता है तांबा Cu, और जी का मतलब Zn। अब देखो ऑप्शन में देखो निकल, कॉपर और Zn कहाँ पर मिल रहा है, तो देखो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। कॉपर मिल गया, जिंक मिल गया और निकल मिल गया। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तांबा, जिंक और निकल। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध पाया जाता है, जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन मोलिकुलर में कौन सा अबंध होता है, सहसंयोजक, हाइड्रोजन, आयनिक अबंध, धात्विक अबंध। तो इसमें धात्विक अबंध नहीं होता है, आयनिक अबंध नहीं होता है, हाइड्रोजन तो खुद स्वयं ही है। इसमें सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन में। जैसे अपन थोड़ी सी बात करें, जैसे CH2CH2, तो ये अपने पास में क्या बन जाता है, CH4 है। इस CH4 को मैंने यहाँ पर तोड़ करके इसका फॉर्मूला लिखा है। तो इसमें ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड है सहसंयोजक बॉन्ड, और ये सहसंयोजक बॉन्ड के रूप में कौन कार्य कर रहा है, हाइड्रोजन कार्य कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है, हाइड्रोजन। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध पाया जाता है, तो आपको बताना है सहसंयोजक अबंध। आगे बढ़ते हैं। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अच्छा प्रश्न है। देखो बहुत बार बादल मंडराते हैं, बादल मंडरा करके चले जाते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती है। तो जो डेवलप कंट्री हैं या डेवलप स्टेट हैं वे उन बादलों में रॉकेटों के द्वारा सिल्वर आयोडाइड की बौछार करते हैं। किसकी बौछार करते हैं, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड की बौछार करते हैं। और इस सिल्वर आयोडाइड की बौछारों से वे बादल आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद में वर्षा हो जाती है। तो बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो इसका याद रखना उत्तर सिल्वर आयोडाइड। इसके साथ ही एक प्रश्न याद और रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है। तो प्यारे विद्यार्थियों सिनेबार पारे का अयस्क है, Hg को बोलते हैं अपन पारा या मरकरी, और सिनेबार इसका अयस्क है। बहुत बार परीक्षा में आता है सिनेबार किसका अयस्क है, पारा या मरकरी का, और वैसे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं HgS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है। तो देखो रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो उत्पाद बन जाता है वो वापस अभिकारक के रूप में प्राप्त नहीं होता है। तो भोजन पचित होने के बाद में वापस भोजन कैसे प्राप्त हो जाएगा, संभव ही नहीं है। मान लीजिए आपने कोई बर्फी रसगुल्ले खा लिए और फिर आपका छोटा भाई आया, भाई साहब या दीदी, आप लड़की हैं तो आपको दीदी बोलेगा, लड़के हैं तो भाई साहब बोलेगा कि भाई साहब मुझे भी रसगुल्ले और बर्फी चाहिए। तो आपने तो उनको खा लिया और वो पाचन की प्रोसेसिंग में, तो आप उनको कैसे रसगुल्ले और बर्फी निकाल के देंगे। तो आप याद रखें प्यारे विद्यार्थियों, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें एक बार कार्य हो गया, उत्पाद बन गया तो बन गया, यहाँ पर वापस वो अभिकारक की उपस्थिति में नहीं आएगा। तो भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें पुनः उस अवस्था में अपन अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बन गई, बर्फ से जल बन गया, ऐसे इसके उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। प्यारे विद्यार्थियों पेंटिंग के अंदर भी इसको यूज कर लेते हैं अपन। जैसे तेल चित्र का मतलब है ऑयल, अपने पास में ऑयल के द्वारा चित्रकारी में चित्र बनाए जाते हैं। तो ये यदि धूमिल हो जाएं या मिट जाएं, अपन को दिखाई नहीं दे, तो एक केमिकल उनके ऊपर लगाया जाता है। उन
उस केमिकल को लगाने के बाद वे चित्र वापस हूबहू दिखाई देने लगते हैं। वो केमिकल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम में क्या आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया सलाई कहते हैं माचिस को। दिया सलाई किसको कहते हैं? माचिस को। तो माचिस जो होती है, उस माचिस के साइड में एक पदार्थ का लेप किया जाता है। उस पदार्थ का नाम है लाल फास्फोरस। क्या नाम है? लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है तो उस माचिस के साइड में जो लेपित पदार्थ है वो होता है लाल फास्फोरस। और उस दिया सलाई या माचिस में जो तिल्ली होती है, उन तिल्लियों के, जैसे ये तिल्ली है और ये तिल्ली है, इस तिल्ली के ये जो पदार्थ होता है, ये होता है अपने पास में पोटेशियम नाइट्रेट। और इस पोटेशियम नाइट्रेट को अपन इस माचिस के इस पार्श्व भाग यानी कि लाल फास्फोरस पर रगड़ते हैं तो ये पोटेशियम नाइट्रेट जलता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? जलता है। तो दिया सलाई के पार्श्व भाग में तो लाल फास्फोरस और माचिस के अंदर उपस्थित तिल्ली पे लगाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भू प्रॉपर्टी है अपनी, इस भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्यूमिनियम? नहीं। कैल्शियम? नहीं। एफी आयरन? नहीं। ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व पूछे भू प्रॉपर्टी में या पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो बताना है ऑक्सीजन। और ऐसे पूछे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है तो फिर आपको बताना है एल्यूमिनियम। धातु पूछे तो क्या बताना है? एल्यूमिनियम। और तत्व पूछे तो क्या बताना है? ऑक्सीजन। क्योंकि तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। और यदि पूछता सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है तो उसका उत्तर होता एल्यूमिनियम। फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम धातु होती है, फिर इसके बाद में अपने पास में आयरन आता है, फिर इसके बाद में कैल्शियम आता है। आगे बढ़ते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई भी कांच होता है और उस कांच के ऊपर आपको पेंटिंग करनी है, नाम लिखना है, कुछ भी अदरवाइज जो भी आपको लिखना है, तो उस कांच पर लिखने के लिए कौन सा एसिड आपको चाहिए, और उस एसिड को लगाने के बाद उस पर आप आसानी से लिख सकते हैं और लिखा हुआ उस कांच पर स्थायी रूप से रुक जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, नाइट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल HCl एसिड। यहाँ पर कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड का। आगे बढ़ते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम है। प्यारे विद्यार्थी, यूरिया का सूत्र तो होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। और इस यूरिया के सूत्र का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। क्या नाम होता है? कार्बामाइड। कार्बामाइड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? देखो, पहले जो रेडियो में अपन गाने सुनते थे तो बढ़िया बढ़िया धार्मिक, फिल्मी, कथा, संगीत बहुत सारी होती थी। तो कैसेट आती थी, तो उस कैसेट के अंदर एक रील होती थी। तो किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? जो टेप रिकॉर्डर है उसकी टेप किससे लेपित होती है? तो वो टेप लेपित नीला तोता से नहीं होती है, जिंक ऑक्साइड से नहीं, पारा से नहीं, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक एक चूर्ण होता है और उस चूर्ण का लेप टेप रिकॉर्डर की टेप पर किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। आगे बढ़ते हैं।
कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? अरे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम को अपन प्राप्त करते हैं तो एल्यूमिनियम पकने से पहले जब कच्चा होता है तो उस स्टेज में किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट नहीं, बॉक्साइट नहीं, एंथ्रासाइट नहीं, पाइराइट। तो कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पाइराइट। आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित है? तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र तो है H2SO4, H2SO4। तो देखो ये रही ऑक्सीजन, तो इसमें तो ऑक्सीजन है। ये पूछ रहा है अनुपस्थित, यानी कि क्रॉस वाला चिन्ह देखना है, इसमें तो ऑक्सीजन है। नाइट्रिक जो अपने पास में अम्ल है उसका सूत्र होता है HNO3, तो इसमें भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट आंसर हो गया थर्ड। किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अनुपस्थित है। सल्फ्यूरिक अम्ल में है, नाइट्रिक अम्ल में है। आगे बढ़ते हैं। DDT का पूरा नाम है, DDT का पूरा नाम है। तो देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आता है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। तो देखो, चारों ऑप्शनों में आपको डाइक्लोरो डाई तक समान दिख रहे हैं, लेकिन आपको चूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता है। DDT का पूरा नाम, तो DDT का पूरा नाम होता है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोएथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एक बार और बोलो, DDT का पूरा नाम डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोएथेन। ये DDT रसायन का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ कार, बुलेट प्रूफ कवच। जैसे लाल किले से भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस के दिन संबोधन करता है, तो उसके चारों ओर आवरण होता है बुलेट प्रूफ। तो वो जो बुलेट प्रूफ पदार्थ है वो किससे बनता है? पॉलीएथिलीन से, पॉलीमाइड से, पॉलीपैथिन से, पॉलीकार्बोनेट से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बनता है पॉलीकार्बोनेट से। याद रखना, बुलेट प्रूफ पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? पॉलीकार्बोनेट के। किसके बनाए जाते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स के। आगे बढ़ते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब, वाइन्स, दारू, राजस्थानी में बोले तो मावड़ी, और इसके गाँव में जो पीने वाले हैं वो बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं जो अपन जानते ही नहीं है, और वो हिंदी की डिक्शनरी में है ही नहीं। शराब का पीएच मान कितना होता है? 1.8, 8.1, 6.4, 2.8। तो प्यारे विद्यार्थियों, शराब का पीएच मान 2.8, यानी कि शराब अपने पास में प्रबल अम्लीयता का रूप दर्शाती है, प्रबल अम्लीयता। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। देखो, शराब और बियर में अंतर ये है कि शराब प्रबल अम्लीय है और बियर दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि बियर के पीएच मान 4 के आगे की रेंज में चले जाते हैं। शराब का पीएच मान जितना अपने पास में कम होगा उतनी ही वो असरकारक ज्यादा होगी। यानी कि जैसे मान लो 2.8 की जगह 2.4 शराब का पीएच मान है तो ज़्यादा नशा करेगी। आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? ये HMRPSC की परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2 सितंबर 2018। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? डच ने नहीं किया, आवोगाद्रो ने नहीं किया, सभी ने नहीं किया, सोरेनसन ने। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच स्केल क्या होता है? यह पदार्थों में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने का एक रिएक्टर, एक पैमाना है।
रिएक्ट करता है, ये एक स्केल है। सोरेनसन ने इसको सर्वप्रथम बनाया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उपधातु है, अच्छे से देखना है, जल्दबाजी नहीं। MOATSBKR, तो MO तो है मोलिब्डेनम, ये तो है धातु। AT अपने पास में ये अधातु है, आस्टाटाइन। और ये क्रोमीन, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन है ये, तो ये अपने पास में अधातु है। देखो मैं एक एक चीज़ लिख देता हूँ। ये तो है क्रिप्टॉन, अधातु, ये भी अधातु, और ये है अपने पास में धातु, और ये एंटीमनी Sb। बोले शिव जी ऐसी सब्जी थे पियो, ये उपधातु को याद करने का ट्रिक है जो मैं बच्चों को क्लास में बताता हूँ। निम्न में से उपधातु है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंटीमनी Sb ये उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्कृष्ट गैस तत्व छांटिए। तो देखो Au, ये तो सोना है, ये उत्कृष्ट धातु है ना कि उत्कृष्ट गैस, तो Au नहीं है। ये क्रिप्टॉन अपने पास में धातु है, सॉरी, ये Cr का मतलब क्रिप्टॉन नहीं, Cr का मतलब क्रोमियम, और Kr का मतलब है क्रिप्टॉन, और Ag का मतलब है चांदी। ये बोल रहा है उत्कृष्ट गैस छांटिए, तो उत्कृष्ट गैस यहाँ पर अपने पास में ये है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 36। तो उत्कृष्ट गैस तत्व छांटिए, तो यहाँ ऑप्शन की कंडीशन के अनुसार इसका राइट आंसर हो गया 3rd। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो शुष्क बर्फ, प्यारे विद्यार्थियों जल्दबाजी मत करना, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं को -78 डिग्री सेल्सियस पर अपन ठंडा करें, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं है वो शुष्क बर्फ का रूप लेता है। आगे बढ़ते हैं। नाभिक का खोज करता है, तो इसको याद रखने का ट्रिक है नार। तो ना का मतलब है नाभिक, और रे का मतलब क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। तो नाभिक का खोजकर्ता गोल्डस्टीन नहीं है, थॉमसन नहीं है, रदरफोर्ड है, चैडविक नहीं है। देखो परमाणु का खोजकर्ता पूछे तो डाल्टन, नाभिक का खोजकर्ता पूछे तो रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोजकर्ता पूछे तो गोल्डस्टीन है, और प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता पूछे तो थॉमसन, और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता पूछे तो चैडविक। आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखो कितने अच्छे ऑप्शन है, और ये ऑप्शन मैंने आपके लिए लिखे हैं। जंगल की लकड़ियों को भविष्य का ईंधन, यानी कि भविष्य में वही ईंधन काम में आएगा। जंगल की लकड़ियों को, LPG गैस को, हाइड्रोजन गैस को, CNG गैस को। तो भविष्य का ईंधन जंगल की लकड़ियों को नहीं कहते हैं, LPG गैस को नहीं कहते हैं, CNG गैस को नहीं कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को। यानी कि भविष्य के अंदर अपन हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही फ्यूल या ईंधन के रूप में प्रयोग में लेंगे, और इसको अभी से अपन प्रयोग में लेना शुरू कर दिए हैं। देखो CNG में भी हाइड्रोजन है, LPG में भी हाइड्रोजन है, भले ही वो प्रोपेन ब्यूटेन इनके अंदर समाहित हो। तो भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन गैस को, और भविष्य की धातु कहते हैं एल्यूमिनियम को। गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन। तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा होती है मीथेन, 75%। बहुत बार परीक्षाओं में आता है। देखो कई पुस्तकों में 60% भी बता रखा है, गोबर गैस में मीथेन 60%। तो आप उसको याद नहीं रखें, NCERT का आंकड़ा है कि गोबर गैस में मीथेन गैस होती है 75%।
आगे बढ़ते हैं। जबकि मीथेन का सूत्र आपको पता होगा CH4, और इस मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर उसका सूत्र बाद की बात है। तो चींटी के डंक में प्यारे विद्यार्थियों मेथेनोइक अम्ल होता है। और आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जी हमने तो फार्मिक अम्ल पढ़ा है। तो मेथेनोइक अम्ल का ही अपने पास में नाम फार्मिक है। मेथेनोइक अम्ल बोल दो या फार्मिक अम्ल बोल दो। और मेथेनोइक अम्ल का यहाँ पर सूत्र है HCOOH, क्योंकि मेथेन में कार्बन होता है एक, और यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पर इसका अनुलग्न पूर्वलग्न होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वो ओइक जुड़ करके मेथेन प्लस ओइक मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक सूत्र हो गया HCOOH, और इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं या फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को बार बार देखें, बार बार समझें। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को रीस्टार्ट करें, फिर से देखें और अच्छे से सारे प्रश्नों को समझें, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इनसे लाभान्वित हों और परीक्षा में सफलता जरूर मिले। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। गुरु गिरधर सर के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कॉल नहीं करें, ओनली व्हाट्सएप। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, आप नई नई समाचार न्यूज या अपने जो ये मैं यूट्यूब पे डालता हूँ इनकी PDF के लिए टेलीग्राम पे गुरु गिरधर सर सर्च करके उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।